है कि कोई बहुत बड़ा वो हो। खैर अभी हमने देखा एक लॉरस लैब का ख़राब रिजल्ट आया था ना, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या करें, एग्ज़िट कर लेंगे, कुछ कुछ ऐसा था, है ना। तो इनिशियल मेरी ओपिनियन ये थी कि एग्ज़िट मत करना। फिर मैंने कहा कि सोचना पड़ेगा, है ना। फिर से मैंने लिखा, फिर मैंने कहा कि अगर ये इसके नीचे क्लोज़ करता है तो फिर 5% के नीचे ले जाना पोजीशन को, है ना, ऐसा कहा था। फिर मैंने वो रिकन्सिडर किया ना, फिर मैंने कहा अभी होल्ड कर ला ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और देखो इसने क्या किया। अच्छा, किसी को याद है कि कहीं कुछ और कोई स्टॉक हो जिसमें ये ऐसा हुआ था जैसा यहाँ पे हुआ है? बिफोर आई एक्सप्लेन, किसी कोई और स्टॉक याद है जिसमें यही स्टोरी है, मतलब थी? नहीं याद है? बहुत कमज़ोर है याददाश्त। सुदर्शन केमिकल नहीं याद है आपको? बताया था ना? नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। देखो ये अर्निंग्स, आपको क्या लगता है ये अर्निंग्स ख़राब आई थी अच्छी आई थी? ख़राब आई थी, ठीक है। ये अर्निंग्स जो है ख़राब आई थी। इसका रिज़ल्ट वैसे देख तो लिए थे हम लोग, राइट, शिलचर का। तो ये अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है एक्चुअली, है ना। तो आप 160 रुपये का इसका हो जाएगा एनुअलाइज्ड EPS। 160 रुपये का है, अगर आप 20 का पी देते हो तो 32 रुपये होता है, राइट। तो अगले 6 महीने 10 महीने में 3000 के ऊपर क्रॉस कर जाए तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना है। ओके, सॉरी, सुदर्शन केमिकल, राइट। इसका देखेंगे ये जो रिज़ल्ट आया था, बताओ ये तो ख़राब रिज़ल्ट था ना, बिल्कुल ख़राब था। तो ये ख़राब रिज़ल्ट आया था तो क्या हुआ उस दिन मार्केट ने क्या किया, इसको गैप डाउन करा दिया। क्योंकि ये क्लोज कहाँ पे हुआ था? 362 पे। ओपन कहाँ पे हुआ? 347, राइट। तो ये गैप डाउन है, राइट। तो ये गैप डाउन हुआ और नीचे आया, लेकिन उसके बाद कुछ बड़े लोग आ गए एंड दे सेड कि वर्स्ट इज़ ओवर और इसको ख़रीद लो वापस से, बिकॉज ऐसा बुरा दिन इसके वापस अब नहीं आएंगे। सो दे बॉट इट सो मच कि ये SBD बन गया। और ये चूँकि कैंडल का कलर रेड नहीं है तो आई विल नॉट कॉल इट बुलिश इंगल्फिंग, बट यू गेट द कॉन्सेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये तो ऐसा बुलिश इंगल्फिंग है कि इसने पिछले एक हफ्ते से ऊपर के कैंडल कवर कर लिया। दिस सो स्ट्रॉन्ग, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे जब अर्निंग्स खराब आई थी ये गैप डाउन यहाँ पे भी हुआ, बट ये फिर ऊपर गया और ऊपर जाके फिर क्लोज हुआ नीचे। तो दिस वाज द सिग्नल कि वर्स्ट इज नॉट ओवर। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, वहीं पे क्लोज हुआ ना, तो वर्स्ट इज नॉट ओवर। यहाँ पे क्या है, वर्स्ट इज ओवर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिलेट द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक एंड रीड इट विद द हेल्प ऑफ मार्केट। आप अकेले ये जज नहीं कर पाओगे कि ये बिजनेस का वर्स्ट ओवर हो गया, बेस्ट ओवर हो गया, क्या हो रहा है, टर्न अराउंड हो रहा है, ये अकेले आपको नहीं समझ में आएगा। अकेले तो वो जो इसका मालिक है उसको नहीं समझ में आता है, ठीक है। वो भी अनसर्टेन रहते हैं, बट लाइफ है, करना पड़ेगा तो करते रहते हैं, हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन आपको अकेले तो समझ में आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो आपको तो मार्केट की हेल्प लेनी ही चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या किया इसने, ये दोबारा रिविजिट किया इस प्राइस को? बिल्कुल भी नहीं, आप देख लो। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था फिर से खरीदने के लिए ना, इधर भी बताया था, ऐसा नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए नहीं बताया था, इधर खरीदने के लिए बताया था, है ना। और देखो तब से अभी साइडवेज है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पता नहीं कितने लोग याद रखते हैं, नहीं रखते हैं, और रखते होते तो पता होता। देखो लॉरस लैब, डोंट यू सी द सेम थिंग हेयर? सेम चीज़ नहीं दिख रही है इधर? बिल्कुल दिख रही है, दिखनी भी चाहिए, है ना। उसके पहले क्या था, SYD। अच्छा ये SYD क्यों बना था? खराब रिजल्ट की वजह से, है ना। उसी दिन मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले रिजल्ट आया, खराब रिजल्ट आया और ये टपक गया। ये टपक गया तो मानसी ने पूछा भी, है ना, कि लॉरस लैब को अचानक से क्या होगा। तो मैंने रिप्लाई भी किया था कि रिजल्ट ख़राब आया होगा। और लेकिन चूंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं था तो वो प्राइसिंग नहीं हो पाया था उतना ना, ऐसा आप मानेंगे, लेकिन यह सही बात नहीं है। आप देखो मैं इसको दिखा देता हूँ अभी, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो बोल देना, नहीं समझ में आता है तो बोल देना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो जैसे ये यहाँ पे रिजल्ट आया, राइट, यहाँ पे रिजल्ट आया, ये टपक गया बहुत तेज़ी से। अब कायदे से
ये तो एफ वाला स्टॉक है ना, अगर ये इतना ही खराब रिजल्ट आया था तो ये लोअर सर्किट में चला जाना चाहिए था, गया तो नहीं। लेकिन ये जाके इसी कैंडल, ये जो पहली 5 मिनट की कैंडल है रिजल्ट के बाद, उसी के आसपास तो घूम रहा था। और ये इस कैंडल में तो आप देखो ये हाई वॉल्यूम पे बाइंग आई है एक्चुअली, देखो, है ना। तो ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि कुछ हद तक कि आपको इतना बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद का जो एक्शन है ये देखो, वॉल्यूम जरूर कम है लेकिन ये फिर भी ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है वॉल्यूम कम होने के बाद भी? क्योंकि जो सेलर है उनको समझ में आ गया कि शॉर्ट नहीं करना, इधर बेचना बिल्कुल भी नहीं है। तो कम खरीद होने पे भी स्टॉक ऊपर चला गया और क्लोज 296 के आसपास में जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, ठीक है। तो ये आया तो इतना, लेकिन ये तुरंत आधा इसने कवर कर लिया और बाकी समय था नहीं हो सकता ये और ऊपर आ जाता। तो ये दिखा रहा था कि शायद उतना बुरा नहीं है जितना लोग जज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या ये लॉरस लैब का पहला क्वार्टर खराब हुआ है क्या? इसके पहले क्या सब अच्छे आ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले से लोगों को एक्सपेक्टेशन तो थी ना कि खराब रिजल्ट आएंगे, बस प्रश्न ये था कि कितने खराब आएंगे। तो नो डाउट जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी रिजल्ट आने के बाद, वो एक बार के लिए लगा था कि जितना सोचा था उससे थोड़ा ख़राब आया, ऐसा था, ठीक है। लेकिन जब मार्केट बंद हो गई, है ना, तो उसके बाद लोगों ने ठंडे दिमाग से देखा होगा, एनालाइज किया होगा रिजल्ट, है ना। और ख़ासतौर से जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में ना, जिनको बड़े स्टेक खरीदने बेचने होते हैं, उन्होंने देखा समझा होगा। और आप सबको पता है कि जैसे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, जिसमें आप जो है जो पिटिशनर होता है ना, जो मतलब पहली जो पार्टी होती है वो स्टार्ट करती है आर्गुमेंट, राइट। फिर सेकंड वाली स्टार्ट करती है अपने साइड से, है ना। और फिर उसके बाद बीच में आर्गुमेंट चलते हैं, फिर क्लोजिंग होता है ना, और उसके बाद जज जो है ऑर्डर पास करता है। अब उसमें इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टार्टिंग में किसने कितना अच्छा बोला था, शायद इस बात से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीच में कौन कितना अच्छा कर रहा था, बट इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि किसने कैसे क्लोज किया था, ठीक है। तो वैसा स्टॉक मार्केट में आप ओपन कहाँ होते हो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप बीच में क्या करते हो वो फिर भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप क्लोज कैसे करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो अगले दिन क्या हुआ, ओपन तो हुए आप नीचे, है ना। तो आपका ओपन प्राइस क्या है, ये है 283, तो आपने गैप डाउन किया, राइट। और ये गैप डाउन ऐसा था कि आपने प्रीवियस डे के लो लेवल तोड़ दिए थे, ये जो रेड लाइन है यही तो है लो लेवल, तो ये तो आपने तोड़ के नीचे आप ओपन हुए और तुरंत नीचे गए और तुरंत ही लेकिन ऊपर आ गए। इसका मतलब क्या है, देखो जनरली आपने एक और कहावत सुनी होगी मार्केट में, अमेच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोज क्लोज द मार्केट, राइट। तो जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा। अब जैसे अगर मैं इसका 3 मिनट का चार्ट देखूँ, 1 ही मिनट का देख लेते हैं ना, ताकि ये समझ में आ जाए कि जब सुबह सुबह मार्केट ये ओपन हुई तो फिर ये कैसा सीन था। देखो अब देखो ये सब एक्सरसाइज अगर आप 1-2 बार कर लोगे ना तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि देखो यही सब रिपीट होता है बार बार, बस एक बार समझ में आने की बात है। एक बार समझ में आ गया तो सेम चीज़ होता रहता है, फिर आप देखते रहते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। अब जैसे ये देखो, है ना, तो वॉल्यूम भी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे आपका लॉरस लैब ओपन होता है, पैनिक में एक नया 52 वीक लो बनता है ना, जो कि बेयरली 2% नीचे है, और उसके तुरंत बाद लेकिन क्लोजिंग इसकी यहाँ पे होती है, पहला मिनट है ये। नो, शुड यू एग्जिट? नो, इनफैक्ट आई हैव सेड कि अगर वो 287 के नीचे क्लोज होता है, मतलब डेली क्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, तभी कुछ ऐड करना, नहीं तो कुछ नहीं करना है। दिस इज व्हाट आई हैड सेड, राइट। और फिर आप देखो, और तुरंत इसने क्या किया, ये लो को क्रॉस कर गया। फिर यहाँ थोड़ा इसको प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रीवियस डे का क्लोज था ना, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन देखो एक झटके में क्रॉस किया तो फिर निकाल दिया। और फिर देखो ये प्रीवियस डे का ओपन है, येलो लाइन, राइट, और फिर वहाँ ये घूम रहा था, है ना। और फिर थोड़ी प्रॉब्लम इसको प्रीवियस डे के हाई पे आई, और वैसे प्रीवियस डे का एक्सक्यूज मी हाई भी निकाल दिया, राइट। तो चीज़ें सिंपल हैं, वो होती रहती हैं, बस वो आपको देखने आना चाहिए। अब देखो कितना बढ़िया प्राइस एक्शन है, राइट। ये ग्रीन लाइन के आसपास में घूम रहा था, ये ग्रीन लाइन वो वाली ग्रीन लाइन नहीं है ना 150 डे 30 वीक मूविंग एवरेज नहीं है, ये बस प्रीवियस डे का हाई है। दिस ग्रीन लाइन इज हाई ऑफ द प्रीवियस डे, ठीक है। उसके आसपास में घूम रहा था। जिनको इंट्राडे करना होता है वो थोड़ा बहुत उनको समझ में तो आता होगा, इधर ही कहीं खरीदना होता है, जैसे ही बाइंग आए खरीद लो। आप देखो तुरंत बढ़ गया, राइट।
अच्छा वो फिर गिर भी तुरंत सकता है, तो उसमें कोई उतना वो नहीं है। अच्छा गिर के देखो फिर वहीं पे सपोर्ट ले रहा है ना, यू शुडंट बी सरप्राइज्ड। अगर आप बार बार चार्ट देखते हो ना तो आपको दिखने लगता है कहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है। आप रोज कोई चीज़ देखते हो तो आपको समझ में आने लगता है ना, जो पैटर्न आपको नॉर्मली पहली बार में नहीं समझ में आता है। तो लॉरस लैब, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वर्स्ट इज ओवर, दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। देख रहे हो आप, 8x वॉल्यूम है, 8x वॉल्यूम, और FNO का स्टॉक है, मतलब फ्यूचर भी मूव कराना है, ऑप्शन भी मूव कराना है, कैश भी मूव कराना है, उसके बाद भी 8x वॉल्यूम है, और इतना बड़ा ऐसा प्राइस एक्शन। देयर इज नो बिगर कंफर्मेशन देन दिस दैट बॉटम इज डन। बॉटम डन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये डबल हो जाएगा क्या अगले 3 महीने में? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि ये हो जाएगा, बट आई एम सेइंग कि अब इसमें बॉटम हो गया। अब अगर आपको बिजनेस पसंद है, ऐसा है ना कि लॉरस लैब टाइप का बिजनेस, हेल्थ केयर टाइप में है ना, इसमें CDMO टाइप का बिजनेस, सिंथेसिस वाला कुछ चाहिए, आपको समझ में आता है, तो नाउ इज़ योर टाइम टू बाय इट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मोमेंटम में आने में इसको थोड़ा टाइम लग जाए, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो तुरंत मोमेंटम में आ जाएगा एंड यू विल मेक बिग मनी, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो आपको दुख नहीं देगा, है ना इधर। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया तो फिर बहुत दुख है, ये भी है ना, फिर मतलब देख रहे हो बहुत स्कोप है इधर दुख का। फिर हो सकता है ये 250 टूट गया तो फिर पता नहीं आफत आ जाएगी, बट आई डोंट बिलीव इट विल ब्रेक 279। सो 279 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर देन यू हैव अ प्रॉब्लम एट योर हैंड, अदरवाइज लॉरस लैब बॉटम डन। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताओ। नहीं, ओके। जब भी कोई स्टॉक अच्छा कर रहा हो, ठीक है, बहुत समय से अच्छा कर रहा हो, जैसे ये देखो, ये बहुत समय से अच्छा कर रहा था, राइट, ये बहुत समय से अच्छा कर रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखें जो है ये रिजल्ट आया, राइट, ये रिजल्ट, उसके पहले ये ख़राब कर रहा था, रिजल्ट आया तो थोड़ा सा एक पुश इसको और मिला, है ना। उसके बाद ये जब रिजल्ट आया, देखो ये रिजल्ट आया तो उसके बाद ये गैप डाउन हो गया। इतने दिन से एक स्टॉक जो बहुत अच्छा कर रहा था, अब रिजल्ट की वजह से गिर रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि इसमें दुख दर्द पीड़ा बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन नहीं, आप बेचोगे नहीं, आप पता नहीं आपको क्या लगता है कि कहानी बनाने लगते हो, नहीं, अरे इतना कमा लियो, काहे उसको अब क्यों रखना है। GL के भी नीचे है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, सेल तो यहीं पर था, वो मान लो नहीं किया सेल, है ना, यहाँ तो सेल कर ही दो, दिमाग ही नहीं लगा। लेकिन नहीं, अगर यहाँ सेल कर दोगे तो 2-3 महीने बाद आपको लगेगा नहीं ये तो प्राइस जो है ऊपर चला गया, बट वो ऊपर, वो इसलिए ऊपर नहीं गया कि आपको नया हाई बनेगा, वो इसलिए ऊपर गया कि अभी फिर गिरेंगे, समझ गए। क्योंकि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और इसमें तो बहुत पर्टिकुलर पैक्सलोविड जो फाइज़र का जो फॉर्मुलेशन था ना कोविड ट्रीट करने के लिए, उसकी वजह से हाई मार्जिन बिजनेस आ गया था इनके पास वन टाइम, बट कोविड थोड़ी ना बार बार रहेगा। अब मान लो उतना नहीं पता है तो ये तो पता है ना, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, कोविड का टेलविंड था, और अभी रिजल्ट आया तो ये जो है ख़राब रिएक्शन दे रहा, तो फिर भाग जाओ। और ये उसका उल्टा है, अभी इधर एवरीबडी इज़ टॉकिंग ओनली निगेटिव ऑफ, यू नो, कि भाई ये उसमें प्रमोटर का होल्डिंग कम है, डेट बढ़ गया है, फ्री कैश फ्लो कम है, कैश बैलेंस कम है ना। तो ऐसे ही सब अपना बातें कर रहे हैं लोग, एक्सपर्ट बने हैं लॉरस लैब पे, है ना। तो वो जो एक्सपर्ट है एक्चुअली दिल बी प्रूवन रॉन्ग, है ना, बट वो आपको आना चाहिए इंटरप्रेट करना, आपको देखना आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। लेकिन कम से कम एक केस स्टडी ठीक से कर लो, समझ लो। अब तो 2 हो गई अपने पास, सुदर्शन केमिकल, लॉरस लैब, ठीक है, और ये रेप्लिका है सुदर्शन का, ठीक है। ये 2 आप समझ लोगे तो फ्यूचर में जब कभी ऐसा होगा तो आपको दिखेगा कि हाँ ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, 100% भरोसा नहीं आएगा, 80-90% आएगा, बहुत है। जब वो 1-2 बार और वैलिडेट हो जाएगा आपकी अपनी ही स्टडी से, तो फिर और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात ऐसे होती है। चलो, अब चूंकि लॉरस लैब की बात करें तो आज कुछ नया काम कर लेते हैं। नया काम ये कि आई डोंट थिंक कि मैं प्रो में कभी भी कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में भी कभी बात की है। मुझे लगता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि कभी बात की हो। बट आज कर लेता हूँ, चूँकि लॉरस लैब की बात कर ही रहे हैं
तो आज बात करते हैं फार्मा सेक्टर की, ठीक है। सो फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। फार्मा क्या बात करनी है फिर, अब हेल्थ केयर की बात करते हैं ना, मतलब हेल्थ केयर की बात करेंगे तो फार्मा भी उसमें आ जाएगा। आई जस्ट हाइड दिस, है ना, ये सब हाइड कर देता है, ठीक है, ये बचा देता, नहीं ये भी हाइड कर देता, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर, ठीक है। तो हेल्थ केयर में जो सबसे पहला है वो क्या आता है, जब पूछते नहीं है, नहीं तो फिर पूछने में हो जाएगा, है ना, देर। हेल्थ केयर में जो आप सबसे पहले देखते हो दवाइयाँ, है ना, जैसे आपने दवाइयाँ देखी होंगी, सिप्ला की देखी होगी, कार्डिला की देखी होगी, सन की देखी होगी, ल्यूपिन की देखी होगी, अबॉट की देखी होगी, अपने घरों में आपने देखी होंगी दवाइयाँ, है ना, उसमें पीछे जो है ब्रांड रहता है, स्ट्रिप में रहता है, बॉटल्स में रहता है, राइट। तो ये जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ, इनको हम बोल देंगे फार्मा सेक्टर, राइट। तो हेल्थ केयर में अंदर जाएंगे तो फार्मा आ जाएगा, तो ये आ गया फार्मा, ठीक है। अब फार्मा के बाद अगर हम देखें, अब ये दवाइयाँ कहीं से आएंगी ना, तो अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो गया तो वो किधर जाता है, हॉस्पिटल्स। तो दूसरा जो सेगमेंट है हेल्थ केयर में वो है हॉस्पिटल्स का। तीसरा जो सेगमेंट है वो है डायग्नोस्टिक्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ और बचता है क्या, नहीं। हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, उसकी बात कर लेंगे अभी आके। फार्मा में अगर आप अंदर आ जाएं तो फार्मा में आपके कई तरीके के बिजनेस होते हैं, तो उनकी अलग अलग बात करनी पड़ेगी। तो लेट मी जस्ट राइट अबाउट इट। तो आपने देखा होगा दवाइयाँ आप जब खाते हैं तो कई बार होता है आपको छोटा मोटा बुखार होता है ना, बॉडी एक होता है, तो आप पूछते हो, तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती ना, आपको पहले से पता होता है कौन सी दवाइयाँ खानी ना। क्या खाते हो, निमोस्लाइड पैरासीटामोल, राइट। तो उसमें जो निमोस्लाइड पैरासीटामोल है उसको, वो क्या है उसका, है ना, वही तो है जिससे उस दवा में वो पावर आती है कि आपको वो बुखार और जो है शरीर में जो दर्द है वो सही करते, राइट। तो उसको आप बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना, एपीआई। मतलब वो है जिसमें वो अर्क है, वो पावर है जो आपके जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए, है ना। तो उसको जो पहला है उसको बोलते हैं एपीआई, ठीक है। अब एपीआई अपने आप में वो ऐसे ही अकेले नहीं खा सकते, तो एपीआई को एक बेस मटेरियल में लगा के रखना पड़ता है ना। तो बेस मटेरियल जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास सब्जी है तो उसमें जो नमक पड़ा हुआ है मान लीजिए वो एपीआई है ना, तो जो बाकी मटेरियल है वो बेस मटेरियल है उसका ना, केवल नमक की सब्जी नहीं हो सकती ना, वैसे टाइप। तो एपीआई के बाद बेस मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं आप एक्सपीरियंट, ठीक है। उसे आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं वैसे। तो एपीआई आपका है, उसको जो है आपने मिला दिया है, और उसके बाद आपके पास कैप्सूल्स बना सकते हैं आप उसके, है ना, टैबलेट्स बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं, इंजेक्शन बना सकते हैं। तो वो जो एपीआई के बाद की स्टेज है उसको आप बोलते हैं फॉर्मुलेशन, है ना। तो फॉर्मुलेशन जो बनता है उसको आप किस फॉर्म में देना चाहते हैं ना, तो वो अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप उसको एक ना पैक करके लेबल लगा देंगे ना कि इस कंपनी का ऐसा है वैसा। तो जो पहला है वो एपीआई है, और जो दूसरा है वो है फॉर्मुलेशंस, ठीक है। अब ये जो फॉर्मुलेशंस बनते हैं, ठीक है, उसके बाद चीज़ें इंडिया में अलग हो जाती हैं और बाकी कंट्रीज़ में अलग हो जाती हैं, तो वो हमको डिस्कस करना है। तो ये जो दवाइयाँ बनती हैं आपने देखा होगा, इंडिया में कोई अपनी खुद का कोई डिस्कवरी होती है क्या फार्मा में, बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। कभी आपने सुना है कि कैंसर की दवाई जो है इंडिया का कोई कंपनी है उसने खोज लिया, नहीं। या कोई और ऐसे जो भी है ना, कोई भी ट्रीटमेंट नया आता है, कभी आपने ऐसा सुना है कि इंडिया ने सबसे पहले किसी चीज़ का ट्रीटमेंट निकाल लिया हो, नहीं। तो इंडिया निकालता नहीं है, तो बाकी कौन सी कंट्रीज़ निकालती हैं। जनरली यू विल फाइंड कि दिस इज़ हैपनिंग इन समटाइम्स इन सम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, है ना, तो ऐसा आपको मिलेगा।
तो जो भी कंट्री में जो वो ऑपरेट करती हैं ऐसी कंपनियां, जब भी वो कोई ऐसी कोई नई जो है इन्वेंशन डिस्कवरी करते हैं तो उसके लिए उनको फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ना। अब देखो जैसे मान लीजिए कैंसर के लिए कोई बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लैब्स हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है और हो सकता है होता भी रहे आगे भी। अब लेकिन वो कौन बना पाएगा पता नहीं, कब बना पाएगा ये भी नहीं पता, कितना इफेक्टिव होगा पता नहीं है ना। तो लेकिन अगर कोई यही नहीं पता है कि कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, है ना, तो फिर ये लोग कर ही क्यों रहे हैं? इनको पैसे कौन दे रहा है? ये जो साइंटिस्ट इनको पैसे कौन दे रहा है? फिर गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है। अच्छा गवर्नमेंट भी देगी तो कितने लोगों को देगी, कब तक देगी, और कितने पैसे हैं गवर्नमेंट के पास? तो ये जो प्राइवेट वाले हैं ना वो तो एम्प्लॉय कर रखे हैं इतने सारे साइंटिस्ट को, तो अब ये प्राइवेट वाले पैसे दे रहे हैं तो इनके पास ऐसा मोटिव तो है नहीं कि इनके जीवन का उद्देश्य यही कि कैंसर सॉल्व करना, नहीं, इनके जीवन का उद्देश्य तो है पैसे कमाना। तो और ये पैसे खर्च कर रहे हैं, तो पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं पैसे ज़्यादा कमाना। तो इसके लिए जो सिस्टम होता है उसको आप बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, IPR। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होता है कि आप अगर कोई नया काम करते हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ पहले थी नहीं, जैसे मान लीजिए कैंसर का ट्रीटमेंट, कोई गोली आ जाए जिसको आप 3 महीने का कोर्स करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे खाना है आपको सुबह सुबह, और जो है आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी दवा आ जाएगी तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। बहुत सारे कैंसर से जो है पीड़ित लोग हैं, है ना, बहुत सारी डेथ्स होती हैं, तो वो बच जाएंगे वो सारे लोग, है ना। तो अब ऐसे ही दवा की तो डिमांड बहुत सारी होगी, लेकिन अब वो बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बन तो नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं बना है। तो अगर कोई बन जाएगा तो उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हर कंट्रीज़ के अंदर सिस्टम होता है पेटेंट का, ठीक है। तो पेटेंट आपको मिलता है। पेटेंट आपको कैसे मिलता है? 2 टाइप के पेटेंट होता है। एक पहला ये होता है कि आपने कोई नया चीज़ बना लिया, कैंसर की दवा बना ली या कुछ ऐसा बना लिया ना, और एक दूसरा होता है प्रोसेस पे पेटेंट। प्रोसेस पे मतलब वो जो काम आपने किया वो काम तो पहले किसी ने और कर रखा है, ऐसा नहीं कि वो कोई नया काम है, लेकिन जिस तरीके से आपने किया वो तरीका एकदम नया है। तो या तो आपका कोई प्रोडक्ट है ना, उस पर पेटेंट हो सकता है, या प्रोसेस पे पेटेंट हो सकता है ना। तो ये 2 टाइप के पेटेंट होते हैं। इंडिया में पहली बात तो पेटेंट है बहुत कम, मैंने इसका पोस्ट आज ही शेयर किया है ना। सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है चाइना, US और जापान के पास है। इंडिया का तो मतलब बहुत ही कुछ नामो निशान नहीं है पेटेंट के, है ना, दुनिया में। और दुनिया में अगर किसी कंपनी के पास पेटेंट की बात करोगे तो IBM के पास बहुत सारे पेटेंट है ना उसमें, लेकिन वो बहुत सारी यूजलेस पेटेंट है एक्चुअली, तो उस तरीके से भी देखना है। खैर, तो जो पेटेंट आपके होते हैं वो इंडिया में जनरली प्रोडक्ट के पेटेंट नहीं होते, वो प्रोसेस के होता है, क्योंकि इंडिया वाले यही करते हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं कि जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको और कैसे बना सकते हैं ना, एफिशिएंट तरीके से, कम खर्च लगे, जल्दी बन जाए, है ना। तो ऐसा करके कुछ प्रोसेस इंप्रूव करें तो उसका पेटेंट मिलता है मोस्टली। ये जो पेटेंट जिनको मिल जाता है कंपनीज़ को, उनके पास राइट होता है कि भाई ये काम अब कोई और कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको पहले से पता है ये कैंसर की दवाई है, ऐसे बनती है, लेकिन आप नहीं बना सकते, वो जिस कंपनी ने पहली बार बनाया उनके पास पेटेंट है उस चीज़ का, वही बनाएंगे और आप नहीं बना सकते उसको। और यहाँ कोई अगर बनाना चाहता है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने जो है कैंसर की दवाई बना ली, और मैं जो है एक फार्मा की कंपनी रन करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि बनाना चाहिए कैंसर का जो ये सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो अब अगर ये करने के लिए मुझे करना है तो फिर मुझे आपके पास जाना पड़ेगा और आपसे लाइसेंस मांगना पड़ेगा। सो अनलेस आई गेट द लाइसेंस फ्रॉम यू, है ना, जिसके लिए आप ऑफ कोर्स पैसे लोगे ना मुझसे, तो जब तक मुझे पैसे नहीं जब तक मैं पैसे नहीं देता आपको उतने जितने आपको चाहिए, तब तक मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा और कोई बना नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो पेटेंट का समय होता है वो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप बहुत सारे पैसे कमा सकें, क्योंकि आपने खर्च भी तो बहुत सारे किए हैं, बाकी लोगों ने नहीं किया, बस बाकी लोग सफल नहीं हो पाए दवा बनाने में, जो भी चीज़ थी वो नहीं बना पाए, तो वो कम कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, आप कमाएंगे, आप सफल हो गए। तो ऐसा, क्योंकि अगर आप रिस्क को रिवॉर्ड नहीं करते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो कभी कोई नया इनोवेशन, इन्वेंशन, कोई नया सुधार नहीं होगा, प्रोग्रेसिव जो है चीज़ें नहीं आएंगी। अच्छा, ये प्रोग्रेसिव वो नहीं आया ना, नॉनसेंस सोशल जस्टिस वाला प्रोग्रेसिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रियल प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ। वो प्रोग्रेस तभी होती है जब आपकी सोसाइटी रिस्क को बढ़ावा दे, रिवॉर्ड दे उसको, कि आपने रिस्क लिया है, आपने वो उसके बाद अच्छा कुछ आउटपुट आया, तो यू शुड बी रिवॉर्डेड, है ना। तो ऐसा, तो ये जो US की बहुत सारी कंपनी होती हैं, बहुत सारा ऐसा काम करती रहती हैं, कुछ नया बनाना है, कुछ बन जाता है, तो वो
अब वो खुद देखो, उनका काम बस यही है, उनका काम बस ये कि कोई नया चीज़ खोजना है, नया मॉलिक्यूल खोजना है, ठीक है, जिससे कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। मान लीजिए सडनली एक दवा आ जाए जिसको अगर आप खा लें तो हर हफ्ते उसका मान लीजिए ना रेजिमेन है, और अगर आप हर हफ्ते खाते रहेंगे तो जितने हफ्ते आप खाएंगे उतनी हफ्ते आपकी एज जो है कम होती जाएगी, है ना, कुछ ऐसा करते हैं आप। तो 80 साल वाला इंसान खा रहा है और खाते खाते जो है 60 का हो गया ना, जबकि होना चाहिए उसे 100 का। तो फिर ऐसी दवा की तो बहुत डिमांड होगी, राइट। तो ऐसा करके, तो अब ये जो पेटेंटेड काम होते हैं, पेटेंटेड दवाइयाँ होती हैं, वो इनको आप बोलते हैं इनोवेटर्स, और ये होते हैं जनरली यूएस में, यूके में, है ना। तो ऐसा, अब ये लोग खुद बनाते नहीं हैं दवाइयाँ, बस एक बार ये बना लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उसका अप्रूवल ले लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, और ये एक बार हो गया, उसके बाद उनको कोई इस बात से मतलब नहीं है कि उन्हें खुद ही वो बनाना है बहुत सारा और बेचना है, नहीं, ये सब काम नहीं है उनका, वो बस एक बार बना लेते हैं, बस इतना ही करना है उनका। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो काम देते हैं किसी और को कि भाई आप जाओ और ये हमारी दवाई है, इसको आप बना लो। जैसे आप ये कोविड में ही देखो, कोविड में फाइजर ने वो जो नो कोविड ट्रीट करने के लिए जो निकाला उन्होंने फॉर्मुलेशन है ना, पैक्सलोविड, तो वो अब वो खुद नहीं बना रहे थे, उसका एपीआई खुद नहीं बना रहे थे, वो तो डिवीज़ और लॉरस लैब और कई सारी कंपनी थी, बट मेनली ये इनसे बनवाया ना। तो ऐसा, तो उसमें जो आपके यूएस में कंपनियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है जिसके पास अपना पेटेंट है, और दूसरी जो कंपनी होती है जिसके पास कोई पेटेंट नहीं है, क्योंकि उसमें समय होता है ना, जैसे 20 साल का होता है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है, और भी चीज़ें होती है ना, वो लॉज में होता है कि आप अगर गवर्नमेंट यही चाह ले कि पेटेंट ही हटा देंगे तो हटा सकती है, उसके पास पावर होती है। बट वही है, अगर आप इस बार पेटेंट हटा दोगे तो इस बार तो कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी आपका, क्योंकि आपके पास पावर तो है वो। लेकिन अगली बार जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब वाकई में कुछ इनोवेशन की ज़रूरत होगी, वो कंपनी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको यही डर फिर रहेगा कि अब हम पैसे खर्च करें, रिस्क लें, अनसर्टिनिटी झेलें, और बाद में जैसे ही वो बन जाएगा तो ये आके पेटेंट हटा देंगे, तो हमारा तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम पैसे ही क्यों खर्च करें, फिर तो नहीं करेंगे वो अगली बार। सो रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है सोसाइटी में कॉर्पोरेट्स की और इंडिविजुअल्स की, वो आपको नहीं हर्ट करना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बुरा है। जैसे ये कोविड के समय में बहुत क्लैमर चल रहा था कि पेटेंट हटा लो फाइजर का, है ना, वैक्सीन से हटा लो, पैक्सलोविड से हटा दो, है ना। वो बहुत अच्छी बात थी नहीं, है ना, वैसा नहीं करना चाहिए। वैसा करोगे तो आप फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो बहुत ज़्यादा। प्रेजेंट में तो आपको अच्छा लगेगा कि चलो सस्ता हो गया, बट वो सस्ता जो है एक्चुअली बहुत महंगा पड़ जाएगा। खैर, तो जो इंडियन कंपनीज़ हैं, तो इंडियन कंपनीज़ ने क्या किया, इंडियन कंपनीज़ ने 80s में इंडिया का जो है बोलबाला होता था एपीआई में, तो एपीआई बनाने में इंडिया की कंपनी बहुत आगे थी, मतलब दुनिया में उनका राज था एपीआई बनाने में ना। और ज़्यादातर जो आज आपकी कंपनियां हैं वो सारी एपीआई के काम करने से ही स्टार्ट हुई। और उसके बाद आप देखें तो जैसे आप 90s में आते हैं, तो 90s में आते हैं तो उसके जस्ट पहले आप देखें तो जो इंडिया था 80s के आसपास में, उस समय क्या था कि इंडिया बहुत हद तक लेफ्टिस्ट थिंकिंग से जो है ग्रसित था ना, इकोनॉमिक मैटर्स में। तो मतलब वो है ना, हाई टैक्सेस, हाई रेगुलेशंस, है ना, ज़्यादा चीज़ों के लिए परमिशन चाहिए, तो ये सब ज़माना होता था। तो उस समय पे जो पोल्यूशन के नॉर्म्स थे, है ना, वो मतलब बहुत ही मुश्किल थे। तो इंडिया में जो एपीआई बनता था उसमें 100 रुपये अगर कॉस्ट आती थी, तो 100 रुपये में से 15 रुपये कॉस्ट इसलिए आती थी क्योंकि पॉल्यूशन के नॉर्म्स इतने कठिन थे। खैर, अब ये अपना चलता रहा। लेकिन उसके बाद चाइना में एक लीडर आता है जिसका नाम है डेंग शॉपिंग, ठीक है। अब ये डेंग शॉपिंग अब होने को तो ये कम्युनिस्ट है, बट इन्होंने कहा यार देखो, ये कम्युनिज्म से तो अपना कंट्री जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, मार्केट इकॉनमी लाता है। अब लेकिन फिर ये था कि आप तो कम्युनिस्ट कंट्री हो, मार्केट इकॉनमी कैसे लाओगे। तो उन्होंने बोला ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि हम मार्केट इकॉनमी ला रहे हैं, हम ये बोलेंगे ही नहीं, हम वो अंदर ही चीज़ें बदल देंगे, लेकिन सिस्टम बदल लेंगे धीरे धीरे करके, और बोलेंगे नहीं। एंड देन ही सेज, और जब तक बिल्ली चूहा पकड़ ले रही है क्या फ़र्क पड़ता है बिल्ली काली है कि सफ़ेद है। आप समझ लो, काम मेरा हो जा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं क्या आप नहीं बोलते क्या फ़र्क पड़ता है। और ये बात मैं बोलता हूँ दूसरे तरीके से, जैसे अपने यहाँ क्लैमर है आजकल वो नाम बदलने का, अभी तो नहीं है, कुछ दिन पहले था, प्रयागराज कर दो इलाहाबाद को, है ना, औरंगजेब रोड है कहीं, उसको कुछ और कर दो। खैर अब वो सही है गलत वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज़ का सिर्फ नाम बदल देते हो उससे कुछ नहीं बदलता है ना।
तो बिल्ली का नाम आप कुछ भी रख लो, वो चूहा पकड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कलर कुछ भी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो ये चीज़, तो चाइना ने पॉलिसीज़ बदली। तो चाइना ने जो सबसे पहला काम किया, वो इंडस्ट्रियल जो पावर थी उसको सब्सिडाइज कर दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पहला काम उन्होंने क्या किया, जो पावर की कॉस्ट है वो कम कर दिया। दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम उन्होंने किया कि जो पॉल्यूशन के नॉर्म्स है वो बहुत रिलैक्स कर दिया। तीसरा काम क्या किया, क्लस्टर में ओपन किया इंडस्ट्रीज़ को, बोले कि आप ये जगह ले लो, इधर ही बनाओ सब कुछ, है ना। तो आपको आसपास में चीज़ें रहेंगी और आप एक साथ रहोगे तो इकोसिस्टम आसानी से बिल्ड हो जाएगा और आप ग्रो कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने कर दी। और उसके बाद चाइना ने अगले 10-15 साल में एपीआई में भारत की कमर तोड़ दी और चाइना नंबर 1 हो गया। तो 80s में इंडिया नंबर 1 होता था, 90s में चाइना ने हमको बहुत पीछे कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेबर की कॉस्ट उनके यहाँ भी वैसी ही थी जैसे अपने यहाँ थी। डिफरेंस बस ये था कि वहाँ पे आप यूनियन नहीं बना सकते, वहाँ पे आप हड़ताल नहीं कर सकते, वहाँ पे आप फैक्ट्री के मालिक को घेर के मार नहीं सकते, ठीक है। वहाँ पे आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार आपकी, आप गायब हो जाओगे अगर आप ज़्यादा इधर उधर करोगे तो ना, वैसा। तो उधर ये स्कोप नहीं था। तो अनार्की चल नहीं सकती, डिसऑर्डर चल नहीं सकता, चीज़ें सस्ती कर दी हैं जो इनपुट की हैं, और बस अब कंपटीशन बचा नहीं। तो इंडिया एपीआई में पीछे हो गया। अच्छा, उसी दौर में जो कंपनी इंडिया की एपीआई वाला काम करती थी, उन्होंने और चीज़ों पे फोकस बढ़ाया। फिर उन्होंने सोचा फॉर्मुलेशन का काम करते हैं ना, तो फॉर्मुलेशन का काम करने लगे। अब लेकिन एपीआई जो बनाती थी इंडियन कंपनीज़, वो यूएस की कंपनीज़ के लिए बनाती थी। अब एक बात बताओ, आपको मैंने काम दिया कि ये जो एपीआई बनाना है ये आप बना दो, है ना, और फिर आप बोलते हो नहीं आप जो है फॉर्मुलेशन भी बनाओगे, तो ये तो कंपटीशन है ना मेरे लिए। मतलब कल हो सकता है कि आप वही दवाई मेरे ही मार्केट में आके बेच रहे हो जो मैं भी बेचता हूँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कई कंपनियां थी जिन्होंने रास्ता बदल लिया। जैसे एक कंपनी जो आज भी बहुत बड़ी कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज़, राइट। तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो डॉक्टर रेड्डी जो कंपनी है ये एपीआई से स्टार्ट हुई थी, और जो डिवीज़ लैब है वो भी एपीआई से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो डिवीज़ लैब के मालिक हैं मुरली डिवी, वो पहले डॉक्टर रेड्डी में काम करते थे, ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने अपनी डिवीज़ लैब स्टार्ट की। अब डॉक्टर रेड्डी से बड़ी कंपनी, मतलब बड़ी अब कैसे कहें ये भी कहना एक मुश्किल है, बट मुझसे आप कहोगे कि अगले 5 साल 7 साल 10 साल में क्या डिवीज़ लैब डॉक्टर रेड्डी से बड़ी कंपनी बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि डॉक्टर रेड्डी बहुत सारे काम करती है। तो बहुत सारे अगर आप काम करते हो तो कुछ में फेल होते हो, कुछ में सक्सेसफुल हो जाते हो, और फिर नेट में आपका थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होता है, बात खत्म, है ना। लेकिन जो डिवीज़ लैब है वो बहुत सारे काम नहीं करती, वो कम काम करती है, बहुत ढंग से करती है। तो जो डॉक्टर रेड्डी थे मतलब ये जो डॉक्टर रेड्डी कंपनी थी, वो जो है आपके फॉर्मुलेशंस में भी आ गई। तो फिर जो एपीआई बनवाने वाले थे लोग, उनसे वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगे कि ये तो हमारे लिए कंपटीशन हो सकते हैं बाद में, ना। तो ये चीज़, लेकिन जो डिवीज़ लैब थी उसने बोला आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम कभी जीवन में फॉर्मुलेशन और ये सब काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो क्या? एपीआई बनाना है, कुछ और करना ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं कुछ और वही बात है जिसकी वजह से डिवीज़ लैब इतनी तेज़ी से बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, ठीक है। तो जो एपीआई बनाने वाली कंपनियां हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर जो कंपनियां इंडिया में जैसे डॉक्टर रेड्डी है, ल्यूपिन, सन, है ना, सिप्ला, कैडिला, बहुत सारी कंपनियां, ये सारी कंपनियां जो है दवाइयाँ बनाती हैं जो यूएस मार्केट में बिकती है। कुछ दवाइयाँ हैं जो इंडिया में बिकती है, जैसे मान लीजिए आप बुखार के लिए देखेंगे तो क्रोसिन बहुत फेमस है, राइट। तो जो इंडियन फार्मा कंपनीज़ हैं उसमें जो पहला है सेगमेंट एपीआई वाला, तो एपीआई वाला तो हम समझ गए, ठीक है। अब दूसरा जो सेगमेंट है वो फॉर्मुलेशंस का। फॉर्मुलेशन में वो फॉर्मुलेशन कुछ इंडिया में यूज़ होता है और कुछ बाहर यूज़ होता है, ठीक है। तो अब जो फॉर्मुलेशन जो इंडिया में यूज़ होता है उसको क्या बोलेंगे? जेनरिक, क्योंकि पेटेंटेड तो नहीं हो सकता ना। पेटेंटेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पेटेंटेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पेटेंट है ही नहीं, पेटेंटेड कैसे होगा ना। तो जेनरिक्स का ही काम होता है। अब जेनरिक्स में 2 टाइप होता है, एक होता है ब्रांडेड और दूसरा होता है अनब्रांडेड। और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो दवाइयाँ इंडिया में बनती हैं, अब हमको ये समझ में आ गया कि उनके पास पेटेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो जैसे ही वो पेटेंट से बाहर दवाई आती है वो बनाने लगते हैं। अब वो बनाते हैं तो वो इंडिया में बेच सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं।
अब इंडिया में बेचेंगे तो वो ब्रांड के नाम से बिकता है, जैसे क्रोसिन है वो पैरासीटामॉल ही है, लेकिन आदमी जाता है वो बोलता है कि मुझे क्रोसिन चाहिए, डोलो चाहिए, है ना, तो वो नाम लेता है कि मुझे ये चाहिए, वो ये नहीं बोलता कि पैरासीटामॉल बस चाहिए। तो ये बात है। तो इंडिया में जो मार्केट है फार्मा की वो ब्रांडेड मार्केट है। इंडिया में ब्रांड्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे अबॉट के आप देखोगे थायरोनॉर्म है ना, थायराइड वाला, मतलब अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है और उसको रेगुलर दवाई खानी पड़ती है थायराइड वालों को, तो वो थायरोनॉर्म ही खाते हैं मोस्टली लोग, और वो नाम से ही दवाई लेते हैं। शायद बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि थायरोनॉर्म में वो कौन सी दवा है, तो बस यही जानते हैं थायरोनॉर्म खाना है, ठीक है। या ये दूसरी आप देख लो अबॉट की ही है, वो डाइजीन हो गई, राइट। या ये जो हार्मोन्स के लिए होती है डुफास्टोन, तो ये सब इतनी पॉपुलर दवाइयाँ हैं कि वो ब्रांड ही अपने आप में बहुत जो है बड़ा हो गया ना, उसमें ब्रांड से ही आदमी लेता है। तो ब्रांडेड जेनरिक है इंडिया की मार्केट, फार्मा की जो मार्केट है, ठीक है। जो यूएस की मार्केट है वो अनब्रांडेड है। तो यूएस में या तो आपके पास पेटेंट है और या नहीं है। पेटेंट है तो आपकी जितनी मर्जी करे उतना रेट चार्ज कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो पेटेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो इंडियन कंपनी उनमें किसी के पास पेटेंट तो है नहीं, तो हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो हमारी जो इंडियन कंपनी, जैसे मान लीजिए सन है, ल्यूपिन है, सिप्ला है, दीज गाइज हैव बिजनेस इन यूएस, बट वो अनब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है। तो उसमें करते क्या हैं लोग, उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो आता है पर्चा लेके, प्रेस्क्रिप्शन, राइट। तो प्रेस्क्रिप्शन में फॉर्मूला लिखा होता है, उसमें कभी भी ये नहीं लिखा होगा प्रेस्क्रिप्शन में कि क्रोसिन लेना है, नहीं, डोलो नहीं, उसमें लिखा होगा पैरासीटामॉल 650 mg, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला लिखा होता है कि ये लेना है, ये डोसेज है उसका। तो वो जाएगा, है ना, फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में जाएगा और बोलेगा ये चाहिए। अब जब वो ये बोलेगा तो मेडिकल स्टोर वाला वो जो है बताएगा कि ये है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, ऐसा रेट है। तो आप बताओ, आपको तो बस वो दवा चाहिए, आपको तो ब्रांड से मतलब नहीं है, तो आप तो जो सबसे सस्ता मिलेगा वो लेके चले आओगे। तो जो अनब्रांडेड मार्केट है, जो कि यूएस की मार्केट है, वहाँ पे कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है किसी के पास। जो सबसे सस्ता बेचेगा उसका सबसे ज़्यादा बिकेगा, और जो महंगा बेचेगा उसका नहीं बिकेगा, क्योंकि पेटेंट तो है नहीं, तो वो दूसरी कंपनी खरीद लेगा जो सस्ता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया की मार्केट है उसमें चूंकि ब्रांड होते हैं, तो उस ब्रांड्स की वैल्यू है और उसकी वजह से आपके पास प्राइसिंग पावर है। अब अगर देखें थोड़ा सा मार्केट के साइज़ की बात करते हैं ना, कि मार्केट का साइज़ क्या है इसका, तो अगर आप देखोगे तो जो टोटल फार्मा हेल्थ केयर मार्केट है ना, ये कुछ 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है ना, थोड़ी सी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। और इसमें से जो 40% मार्केट है वो यूएस की अकेली है। तो यूएस की अकेली जो मार्केट है वो 500 बिलियन डॉलर है। तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल मार्केट है, 500 बिलियन डॉलर यूएस की अकेले मार्केट है। और उसके बाद जो सेकेंड मार्केट है वो है यूरोप की, वो कुछ 140-150 बिलियन डॉलर के आसपास में होगी। और फिर थर्ड जो मार्केट है वो है चाइना, 90 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो बल्क में आप देखेंगे इन तीन के अलावा कोई बड़ी मार्केट है ही नहीं है ऐसी, एंड दैट इज़ वाई एवरीबडी वांट्स टू एंटर इनटू यूएस मार्केट, क्योंकि वही सबसे बड़ी मार्केट है। अब इस 500 बिलियन डॉलर में जो 500 बिलियन डॉलर के लिए जो वॉल्यूम है ना, मतलब कितनी दवाइयाँ बिक रही हैं, उसमें से जो 97% है वो जेनरिक्स है, ठीक है। 97% आउट ऑफ पेटेंट दवाइयाँ बिकती हैं यूएस में, और मात्र 3% है जो पेटेंटेड है। लेकिन अगर आप वैल्यू देखोगे ना, तो एक्चुअली 88-90% वैल्यू वो सिर्फ 3% दवाइयाँ कमाती है, और जो बाकी आपका 97% वॉल्यूम है वो सिर्फ 10-12% कमाता है। तो जेनरिक्स वाले बेचारे 97% सामान बेचते हैं, लेकिन पैसा उनको आता है 10-12% का, और जो पेटेंट वाले हैं वो सिर्फ 3% बेचते हैं, लेकिन कमाते कितना है, 88-90% के आसपास में। दैट इज़ द पावर ऑफ पेटेंट्स, रिसर्च का, इनोवेशन का। और इस जो आपका मार्केट है उनका कुछ 500 बिलियन डॉलर का, उसमें से अगर आप देखेंगे तो
इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है, कुछ 60% के करीब, मतलब मोर देन 50% जो यूएस में दवाइयाँ कंज्यूम होती हैं वो इंडिया सप्लाई करता है, इंडिया से आती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 10-15 साल पहले अगर आप पहुंच जाओ यहाँ से, 15-18 साल पहले, 2005 के आसपास में, तो 2005 के आसपास में इंडिया का जो शेयर था वो केवल 10% के आसपास होता था। मतलब यूएस में अगर 10 दवाइयाँ बिक रही हैं तो उसमें से सिर्फ एक दवाई भारत से आती थी। लेकिन आज वो ये हालत है कि 10 में से 6 दवाइयाँ भारत से आती हैं, ठीक है। और चूंकि 2005 के आसपास में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उसके पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं था। और चूंकि सप्लाई और डिमांड में मिसमैच था, तो 2009 के आसपास में, 2010 के आसपास में इंडियन फार्मा का ग्रेट टाइम पीरियड आया था। उसमें इतनी ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर थी कि ये जो जेनरिक कंपनियां थी ये भी बहुत पैसे कमा रही थी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड में मिसमैच था। और तभी आपके पास जो बहुत बड़े बड़े मल्टी बैगर निकले वो कुछ ऐसे थे, ठीक है। ये कुछ ऐसे थे, देखो। इसका अगर मैं मंथली चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, देखो, ठीक है। तो ये सन फार्मा है, राइट। तो ये देखो 2005 में, मैं ये बोल रहा था ना, 2005 के आसपास के बाद जो है गोल्डन पीरियड आना स्टार्ट हुआ था, और जो 2010 में 9 में है ना, 9-10 में एक्सेलरेट हुआ था। तो ये 5-8 साल बहुत तगड़े थे। अब यहाँ पे देखो, जिसने इधर यहाँ पे सिर्फ फार्मा की ही बात होती रही होगी कि अरे फार्मा ये अब तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खूब सारी स्टोरी है ना, ल्यूपिन, सन और ये सब की है ना। और ये वो दौर था जिसमें सन फार्मा के जो मालिक हैं दिलीप सांघवी, वो भारत के रिचेस्ट पर्सन हो गए थे, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुकेश अंबानी को किसी ने पीछे छोड़ दिया हो, जैसे अभी कुछ दिन पहले अदानी ने किया था, पहले भी हो चुका है। बट वो लोग रुक नहीं पाते जो ये पीछे करते हैं ना, क्योंकि ये सेक्टोरल बुल मार्केट की वजह से ऐसा होता है। इसमें इसलिए नहीं होता है कि इसमें फ्लोट लो था, वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी, पंप कर रहे थे, LIC ने पैसे डाल दिए, इसलिए नहीं होता है। इसलिए होता है कि दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। एवरी टाइम मार्केट लाइक समथिंग, टेक्स इट टू स्ट्रेटोस्फेयर, makes it so wild that you know at some point in time somebody says कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर चीज़ें वहाँ से नीचे आती हैं और फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये जो सन फार्मा था, देखो आप इधर कितने रुपए का था, 6 रुपए का स्टॉक था, राइट। 2000 में जो 6 रुपए का स्टॉक था वो इधर जो है आपका 1200 के आसपास में पहुँच गया था, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा 1150 6 रुपए वाला स्टॉक इतना बढ़ गया, क्योंकि ऐसा ही होता है मार्केट में। लेकिन जिस इंसान ने इधर खरीदना स्टार्ट किया और फिर वो बॉटम फिशिंग कर रहा था, तो फिर मतलब एवरेज डाउन कर रहा था, तो फिर उसकी वाट लग जाएगी, फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इस फेज से बचना है, इधर नहीं फंसना है। इधर फंस गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बट इधर अगर कहीं आपको मौका मिल गया तो फिर आपको बैठे रहने, होशियार नहीं बनना है कि नहीं और 10% प्रॉफिट बुक कर ले, 15%, पैसे कैसे बनेंगे फिर। And this does not happen only to one company, it happens to every other company। देखो ये इन्फोसिस है, ये 2000 में पीक हो गया, उसके बाद 2000 का प्राइस आने में देखो 2000 के ही प्राइस के आसपास, तो ये 2013 में भी थे, थोड़ा सा ऊपर थे बट बहुत ऊपर नहीं थे। तो और इस दौर में सन फार्मा नई हाई बना रही थी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इस दौर में एक्चुअली जब सन फार्मा नए हाई बना रहा था तब लोग इन्फोसिस खरीद के बैठे थे, इन्फोसिस, TCS और विप्रो, और उनसे पैसा कमाना था उन्हें। तो लोगों की आदत क्या है ना, वो पिछले बुल रन वाले लीडर में फंसे रहते हैं, उसी में दिमाग लगाते रहते हैं। पैसे कैसे बनेंगे सर, नहीं बनेंगे। तो आपको ये फेज इधर देखो लिखा है ना, वी आर इंटरेस्टेड हियर, यू आर इंटरेस्टेड हियर, है ना, एंड वी आर नॉट द सेम। समझ गया आप। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब और कोई एग्जाम्पल इसका, तमाम आप कुछ भी ऐसे देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। और ये एक नया जो मैंने बोला ना, इन्फोसिस से बहुत लोग कुछ सीखे हैं, सन से सीखे हैं, आप कुछ बजाज फाइनेंस से सीखेंगे। अब देखो ये जब 2013 है ना 14, देखो इधर है ना, यहाँ से इसका जो लाइन ऑफ अटैक था ये बढ़ गया, ये देखो
इसके पहले जो इसका एंगल था ये कम था, राइट? इसके बाद ये एक्सेलरेट हो गया रन, ठीक है। अब कहने को आप कह सकते हो तो बहुत बढ़ गया ये वो, लेकिन उसके बाद भी इसने बहुत सारा रिटर्न दिया। लेकिन नहीं, लोग इधर नहीं खरीदे, इधर बोल रहे थे वो बहुत महंगा है, लोन ही तो देते हैं, ऐसा क्या है, इतना महंगा क्यों होना है स्टॉक। लेकिन अब जब ये गिरने लगा तो खरीद रहे हैं। अब ये पिटेंगे बहुत, आप समझ रहे हैं? ये स्टॉक अगर यहाँ भी आ जाएगा ना, मैं तब भी नहीं खरीदूंगा इसको कि ऑल टाइम हाई है खरीद ले, नहीं। ऐसे आप सोचो, क्या ये 24,000 का स्टॉक हो सकता है अगले 3 साल में? मतलब 3 साल में क्या 3 गुना हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं होगा तो क्यों खरीदना है मुझे ये? इसमें मेरे पास रिवॉर्ड तो है ही नहीं, तो इसमें रिस्क क्यों लेना है? तो इसको कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। छोटा मोटा ट्रेड करो आप, अलग बात है। बट इसमें कोई पोजिशनल 6 महीने 1 साल कोई पॉइंट नहीं है। और इसमें लोग वही करेंगे जैसे सन वाले पछता रहे हैं, बहुत समय से पछताए, इन्फोसिस वाले पछताए, विप्रो वाले पछताए, है ना, अदानी वाले अभी पछताएंगे, तो वैसे ही इधर अब पछताएंगे लोग। लेकिन अब वही सुधरते थोड़ी है लोग, वो तो आप कितना भी, है ना, वो हर बार आपको लगता है नहीं आप तो ज़्यादा जानते हो, नया है कुछ। जैसे विप्रो देखो, किसी ने तो यहाँ पे भी खरीदा होगा ना, जिसने यहाँ पे खरीदा देख लो उसकी क्या हालत है। लेकिन जब यहाँ मैंने बोला था, जुलाई 2020 में बोला था मैंने इसको खरीदने के लिए, तब फॉलोअर नहीं होते थे भारतीय निवेशक के इतने, बट जितने भी थे, याद होगा कुछ लोगों को, देखो कितना बड़ा, तो बड़ा ना। लेकिन यहाँ पे मैंने इन्फोसिस खरीदने नहीं बोला था, और इन्फोसिस इतना बड़ा भी नहीं जितना ये बड़ा है। तो ये आपको देखना है, ये आपको समझना। खैर अब वापस आ जाओ। तो ये जो पेटेंटेड है, उसके अलावा हमने जेनरिक्स की बात की, और जेनरिक्स में जो होता है वो एक होता है ब्रांडेड और दूसरा होता है अनब्रांडेड, ठीक है। ये सब हाइड कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, ओके। और ये मैं कर देता हूँ डेली, ठीक है। तो ये जो ब्रांडेड कंपनी होती है उसमें जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वो कंपनी के पास पावर होती है ना। तो जो ब्रांडेड जेनरिक्स की कंपनी है इंडिया में, जैसे जो भी ये, जैसे अभी आपका IPO आ रहा है ना, किसका? मैनकाइंड का, राइट। तो मैनकाइंड हो गई, और आपके RPG लाइफ हो गई, इंडिको हो गई, है ना, FDC हो गई, है ना, बहुत सारी, अल्केम हो गई, बहुत सारी जो कंपनियां हैं ये सब इंडिया में जो है, इनका मेन बिजनेस इंडिया में है ब्रांडेड के साइड में। तो अच्छा चल रहा है इनका बिजनेस। इसमें जो कंट्रोल होता है इन्हीं के पास होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप पावर जो है दे दो बिजनेस में, जो है हटा लो बिजनेस से पावर, है ना, प्राइसिंग की, तो शायद चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस गलत फहमी मत रहना कि नहीं वो चीज़ें अगर खींच ले। पेटेंट की मैं बात करने नहीं कर रहा हूँ, पेटेंट के अलावा अगर आप बात करें तो जैसे आप देखोगे, तो जैसे जो दवाइयों की अगर आप बात करें तो जैसे कई बार लोगों को लगता है कि जो US में दवाइयाँ जो जेनरिक्स की मिलती होंगी वो सस्ती मिलती होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि देखो, वो ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला और ये सब भले नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट थोड़ी ना बेचते हैं, तो इनके चैनल पार्टनर्स भी तो होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और ये सब, उसके पहले और लोग होंगे, तो वो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं उसमें, उस वैल्यू चेन में ज़्यादा पैसे वो लोग कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं, मतलब ठीक है पेटेंट के हिसाब से तो सस्ती रहेगी बहुत, लेकिन एक आप ऐसे सोचे कि इंडिया में वही दवाई ज़्यादा महंगी होगी क्या, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि वही जो कमाई है, जो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर ज़्यादा कमाएंगे, उसके बजाय वो कंपनी कमाएगी ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जैसे अनब्रांडेड आप देखोगे तो सब जगह, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अनब्रांडेड मार्केट ही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना तो अनब्रांडेड ही मार्केट है। जैसे अगर आप देखें US में तो है ही अनब्रांडेड, उसकी हम बात कर चुके हैं, यूरोप में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, जापान में है, वो सब जगह अनब्रांडेड जेनरिक्स की मार्केट है। लेकिन क्या दवाइयाँ वहाँ पे सस्ती हैं? नहीं है। तो वो दवाइयाँ इसीलिए सस्ती नहीं क्योंकि जो चैनल पार्टनर्स हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास ब्रांड है, ठीक है, अगर आपने कोई जो है बना लिया है और वो आपका ब्रांड है, वो ब्रांड की वजह से कुछ बिकता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो अगर आप वो बिजनेस रन कर रहे हो और ब्रांड की वजह से चीज़ें चल रही हैं, तो फिर क्या आप ऐसा करोगे कि जो है वो खुद ही फैक्ट्री लगाओ और खुद ही चीज़ें बनाओ? नहीं, आपको तो पता है ब्रांड है, बिकेगा ही, तो फिर क्या करोगे? आप थर्ड पार्टी खोज लोगे कि सुनो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दो हमारे लिए तुम, ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दो और फिर उस पर जो है लेबल वेबल लगा देंगे हम अपना और बेच देंगे। तो आप जितनी भी दवाइयाँ खाते हो ना इंडिया में, मोस्टली दवाइयाँ अगर आप पीछे पलट के देखोगे स्ट्रिप्स में या बॉटल है तो उसमें देखोगे, है ना, कोई भी पैकेजिंग है उसके पीछे देखोगे तो उसमें जो आगे नाम लिखा होता है वो मार्केटेड बाई कोई और होगा, बड़ी कंपनी होगी जिसको आप जानते होंगे। मार्केटेड बाई कंपनी आप जनरली जानते ही होंगे, अनलेस वो आपको कुछ बहुत ही, है ना, वैसी दवाई दे रहा है, बहुत लोकल टाइप का है ना, तो वो एक अलग बात है। बट जनरली यू विल नो कि अच्छा ये कंपनी है। बट जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, मैन्युफैक्चर्ड बाई, वो कोई बहुत छोटी कंपनी होगी जिसका प्लांट लगा होगा बद्दी में, है ना, हिमाचल प्रदेश में लगा होगा, महाराष्ट्र में कहीं लगा होगा, है ना, तो मतलब ऐसे ही कहीं लगा होगा और वो बहुत छोटी कंपनी होगी जिसका आप नाम नहीं जानते होगे। लेकिन जो मार्केटेड बाई होगा उसका आप नाम पक्का जानते होगे, क्योंकि जो ब्रांडेड वाले लोग हैं, चूँकि ब्रांड बिकता है उसमें, तो वो बनवाते थर्ड पार्टी से हैं और वो फोकस किस पे करते हैं कि ब्रांड को आदमी पहचाने। तो एकदम इतना ऐड देंगे। आप देखो दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर वाली दवाइयाँ हैं, आप देखो इंडिया में लॉ, इंडिया में क्या है वो सब जगह ऐसे लॉ होता है, आप किसी दवाई का एडवर्टाइज नहीं कर सकते ना, दवाई का एडवर्टीजमेंट नहीं होता, लॉयर का कभी एडवर्टीजमेंट नहीं होता, आपने कभी देखा है? नहीं होता है ना, वो बैन है, लॉ में ही बैन है कि आप ये नहीं कर सकते हो। दारू का एडवर्टीजमेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन वो कैसे करता है? वो किंगफिशर वाला वो जो है ऊट पटांग वाला काम करता है ना, मॉडल लाओ और जो है किंगफिशर कैलेंडर निकालो और उसको जो है यंग लोग तो देखना चाहेंगे ही, वैसी टाइप की चीज़ें हैं वो। सो दैट इज़ हाउ यू गेट द माइंड स्पेस, है ना। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी, देख रहे हो नाम, तो वो नाम मतलब उस नाम में ही उनका प्रचार है। तो बड़ा स्मार्ट मार्केटिंग है जिसको आप बोलते हैं सरोगेट मार्केटिंग, है ना। उसमें आप वो काम नहीं कर रहे होते हो क्योंकि वो बैन है। तो जैसे आप देखोगे ये अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, इन लोगों के कई वो ऐड आते हैं ना जिसमें ये कौन से वो विमल, कमला पसंद और पता नहीं ये सब क्या चीज़ें होती है ना, तो उसमें वो गुटखा का ऐड नहीं करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, वो तो बैन है। वो क्या करेंगे? इलायची का ऐड करेंगे, है ना। तो जो लीगल है उसका ऐड करेंगे, बट वो एक्चुअली उसको नहीं, उसका ऐड नहीं कर रहे वो नाम आपके दिमाग में डालना चाहते हैं वो जो उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है जिससे उनको असली कमाई होती है, ठीक है। तो वो सरोगेट मार्केटिंग का कल्चर है। अब जैसे दारू के एड्स में आपने देखा होगा वो बहुत ना सोफिस्टिकेटेड टाइप का ऐड बनाएंगे, है ना, एकदम वैसा टाइप का, और बहुत कई बार उसमें वैसी चीज़ डाल देंगे जैसे एक तो पेट थीम है उनकी, मेन विल बी मेन, ना, उनको पता है कि मेन विल बी मेन थीम ऐसी है जिसको सारे लोग शेयर करते हैं वैसे वीडियोस, ठीक है। मेन विल ऑल्सो शेयर, फीमेल विल ऑल्सो शेयर, उनको पता है ये, और इस बात का वो साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं कि ये चूँकि वायरल होगी तो ऐसा काम कर देते हैं, और उनको पता है डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते हैं एडवर्टीजमेंट, लेकिन इनडायरेक्टली कर लेते हैं। तो वो तरीका है। दवाइयों में क्या होता है कि दवाई जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे बिकती है इंडिया में उसका आप ऐड नहीं कर सकते, दिस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो आप किसका जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हो? वो चीज़ का जिसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच सको। तो जो ओवर द काउंटर चीज़ें हैं वो आप बेच सकते हो ना। तो दवाइयाँ भी कई टाइप की होती हैं, तो उसमें जो OTC मेडिसिन होती हैं, जैसे आपने ऐड देखा होगा वो कमर दर्द में जो है बहुत पहले मूव का ऐड आता था बहुत ज़्यादा, है ना। फिर बाद में तो और भी कई आ गए हैं ना, वॉलिनी का आता है बहुत सारा ऐड, है ना। तो ये सब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स है तो ये भी फार्मा के, बट ओवर द काउंटर, है ना। और जैसे आप देखेंगे वो हेल्थ सप्लीमेंट में रिवाइटल का आता है, और भी आते होंगे तो पता नहीं, बट जैसे ये तो उसमें इनका जो मेन फोकस होता है ब्रांडेड जेनरिक कंपनीज का इंडिया में, वो फोकस होता है ब्रांड का बनाना, ब्रांड को बनाना है, वो एकदम कंज्यूमर के दिमाग में बिठा देना है। तो ब्रांड को बनाना है, और दूसरा काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो दवाइयाँ हैं वो कैसे, आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास कि भाई मुझे ये दिक्कत है, वो अपना जांच वाँच करता है, या कई बार जांच नहीं करता है, वो ऐसे ही जज कर लेता है आपको क्या प्रॉब्लम है, दवाई लिख देता है। और आप जानते हो छोटे डॉक्टर तो दवाई भी खुद ही दे देते हैं, उनके पास ही दवाई होती है, वही दे देंगे, वो पैसे ले लेंगे आपसे। तो ये इसमें जो रोल है डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत आता है, क्योंकि आप तो पेशेंट, आपको थोड़ी इतना पता है, आपको तो भरोसा है डॉक्टर के ऊपर, जो दे देगा खा लेंगे, आप ठीक होना चाहिए बस। तो उसमें रोल जो डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और डॉक्टर को सेट करने के लिए, फिक्स रखने के लिए आपको चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR। तो इंडियन जो फार्मा इंडस्ट्री है वो MR की इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है,
क्योंकि MR ही हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। ये पहले चक्कर लगाते हैं एजेंसी के पास। एजेंसी होता है जो स्टॉकिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है मेन, उसके पास दवाई आती है ना, वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं कि सर माल मंगवा लो है ना, और चेक लगा दो, और है ना, क्योंकि उसके ऊपर इस बात का भी हेडेक होता है कि पेमेंट होना चाहिए कंपनी को, और फिर वहाँ से ले जाके उसको डॉक्टर के यहाँ भी सेटिंग करना है कि इतना माल बिकवाना है, ये नया वाला इंजेक्शन आया नहीं हमारी कंपनी का, इसको लगवाना है। अब इसको लगवाना है तो वो डॉक्टर आपका रिश्तेदार थोड़ी है, वो क्यों लगाएगा, वो तो जो पहले जानता है उसको लगाएगा, उस पर उसको भरोसा भी है थोड़ा, वही लगाएगा। तो आप नया कोई लगवा रहे हो तो आपके फिर पर्सनल कनेक्शन मैटर करते हैं। अब चूंकि MR को एरिया दे दिया जाता है, उसी एरिया में